अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 के लॉज ऑफ मोशन के पीवाईक्यूज करेंगे फॉर द ईयर 2021। तो एमएचटीसीटी के 2021 के क्वेश्चंस कर लेते हैं फॉर द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हर साल सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है सीईटी में, ओके और वो भी काफी इजी होता है। तो ये चैप्टर तो एक्चुअली ये चैप्टर तो काफी बड़ा है तुम्हारे 11th के बुक में, लेकिन तुमको याद होगा काफी कुछ डिलीट हो गया था इसमें। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये ऑब्जर्वेशन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a is 620 न्यूटन। When the lift is moving down with the same acceleration, his weight is found to be 340 न्यूटन। मतलब जब लिफ्ट ऊपर गई एक्सेलरेशन के साथ तो वेट 620 था, नीचे गई तो 340 था, तो रियल वेट कितना? अब रियल वेट क्या होता है हम लोग जानते हैं। देखो रियल वेट कितना होता है mg। रियल वेट इज इक्वल टू व्हाट? mg। रियल वेट इज इक्वल टू mg। mg तो इसका मतलब जब लिफ्ट ऊपर और नीचे गई तो वो जो वेट था वो अपेरेंट वेट था। तो व्हेन लिफ्ट गोज अपवर्ड्स, फर्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। व्हेन लिफ्ट गोज अपवर्ड्स, पहला सिचुएशन, व्हेन लिफ्ट गोज अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन e, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसकी अपेरेंट वेट क्या होगी? देखो उसकी अपेरेंट वेट, ये रियल वेट नहीं होगी, अपेरेंट वेट होगी। अपेरेंट वेट ऑफ द मैन विल बी इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए या mg प्लस ma। चलो mg प्लस ma लिख लेता हूं। और ये वेट मुझे दी हुई है कि ये वेट है 620, तो 620 इज इक्वल टू व्हाट? mg प्लस ma। mg प्लस ma, इसको मैं बुलाऊंगा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या दिया हुआ है कि लिफ्ट नीचे नीचे जा रही है। व्हेन द लिफ्ट गोज डाउनवर्ड्स, when the lift goes downwards, when the lift goes downwards, तो अपेरेंट वेट कितना होगा आदमी का? वो दिया हुआ है हमको, बट अपेरेंट वेट का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है जब लिफ्ट नीचे जाती है? तो फॉर्मूला होगा mg माइनस ma। और याद रखना a दोनों समय सेम है, मतलब लिफ्ट ऊपर जाते समय भी mg प्लस ma और नीचे जाते समय भी एक्सेलरेशन a ही है, राइट। अपेरेंट वेट कितना दिया हुआ है लिफ्ट नीचे जाते समय? 340 दिया हुआ है, तो 340 इज इक्वल टू व्हाट? mg माइनस ma। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। बस करना कुछ नहीं है, दोनों को ऐड कर लो। अगर दोनों को ऐड कर लोगे तो ma और माइनस ma कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट यू विल गेट एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी विल गेट व्हाट? 620 प्लस 340, 620 प्लस 340 होगा 960। दैट विल बी इक्वल टू mg प्लस mg 2mg, और प्लस ma और माइनस ma कैंसिल, तो mg का आंसर आएगा 480। 960 by 2 दैट इज 480 न्यूटन। तो ये आदमी का रियल वेट है, और ऐसा ऑप्शन है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी। सो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, तो ठीक था सम, ओके। सेकंड सम, two masses ma and mb moving with velocities va and vb opposite directions collide elastically, or after the collision ma and mb moved with velocities vb and va respectively, then the ratio ma upon mb is। ठीक है, तो दो मासेस है। देखो मैं एक काम करता हूँ, एक ma है एक mb है, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज va और vb है। तो देखो ऐसे लिख लेता हूँ, m1 मतलब ma, मतलब जो लैंग्वेज तुमको समझ में आए वो लिख लेता हूँ, और m2 मतलब mb, राइट। इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले की va, तो दूसरे वाले की क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी? दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी होगी माइनस vb। अब मैंने एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव क्यों लिया, उसका रीजन बता देता हूँ। इसलिए लिया क्योंकि दोनों उल्टे डायरेक्शन में चल रहे, तो एक वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक वेलोसिटी नेगेटिव ले लिया। उसके बाद में क्या बोला हुआ है कि आफ्टर द कोलिजन ma एंड mb मूव विद वेलोसिटीज vb एंड va। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करना है। देखो सुनो क्या हुआ, देखो फाइनली क्या हुआ। देखो टकराने के बाद क्या हुआ कि जो फाइनल वेलोसिटी थी ना पहले बॉडी की, वो हो गई vb, ओके, और जो फाइनल वेलोसिटी सेकेंड बॉडी की थी वो हो गई va। इन अदर वर्ड्स अगर तुम ध्यान से देखो तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। मतलब वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गए, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गए। तो ये मैटर ऑफ कॉमन सेंस है कि वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। सो वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, इसका मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से सुना, अगर वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गए तो ऐसा सिर्फ तब होता है जब दोनों बॉडीज की मासेस इक्वल होती है। मतलब m1 और m2 इक्वल होंगे तो उनका रेशियो क्या आएगा? तुमको पूछा हुआ है व्हाट इज ma अपॉन mb, मतलब रेशियो पूछा हुआ है। ma मतलब वही m1 अपॉन m2 पूछा है, तो आंसर 1 आएगा।
अगर तुम लोग को ऐसे नहीं समझा फॉर एग्जांपल, तो मैं एक काम करता हूं, मैं तुमको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। देखो सिचुएशन क्या रहा होगा कि ये वाला बॉडी ऐसे चला va के स्पीड में, और ये वाला बॉडी ऐसे चला होगा vb के स्पीड में, और टकराने के बाद ऑफकोर्स दोनों उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब अब ये वाला जो मास है ना वो इस तरफ जाएगा विद द स्पीड ऑफ vb, और ये वाला मास इस तरफ जाएगा विद द स्पीड ऑफ va, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गए। तो अब देखो इसको मैं सही से लिखता हूँ, u1 तुम्हारा v है, u2 माइनस vb है। अब v1 माइनस vb होगा, याद रखना v1 माइनस vb होगा और v2 va होगा। अगर तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब देखो कुछ बच्चे तो डायरेक्टली जानते हैं कि इसमें करना क्या है, कि अगर वेलोसिटीज इंटरचेंज होते हैं तो मास इक्वल होता है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो भी इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो पहले ऐसे चल रहे थे तो ये वाला वेलोसिटी va पॉजिटिव vb नेगेटिव, अब वो लोग उल्टा चल इंटरचेंज होगी वेलोसिटीज, लेकिन देखो जो मास a था ना ma वाला मास, वो अब लेफ्ट में जाने लग गया, तो उसकी वेलोसिटी को मैंने नेगेटिव ले लिया, फाइनल वेलोसिटी को माइनस vb, और दूसरे वाले को क्या ले लिया va। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, by law of conservation of momentum, by law of conservation of momentum I can write, by law of conservation of momentum I can write m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। अब m1 मतलब ma, u1 मतलब va, m2 मतलब mb, u2 मतलब माइनस bb, और ma, और ये हो गया माइनस बीबी, और ये हो गया mb, और ये हो गया va। अब ध्यान से देखना कैसे 1 मिनट में ये सम हो जाएगा। ये वाला टर्म है ना, इसको मैं राइट में ले जाता हूँ, इस टर्म को राइट में ले जाता हूँ, और इस टर्म को मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, तो क्या होगा ma va प्लस ma vb, ओके, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा mb va प्लस mb vb। अब देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे ma ब्रैकेट में va प्लस bb, ओके, और वहां पे क्या होगा mb, और ब्रैकेट में क्या होगा va प्लस bb। तो va प्लस bb दोनों जगह पे कट गए, तो ma इक्वल टू mb आ गया, और ma इक्वल टू mb का मतलब क्या हुआ, ma इक्वल टू mb मतलब ma अपॉन mb का आंसर 1 आएगा। तो कुछ बच्चे तो ये डायरेक्टली जानते हैं कि अगर वेलोसिटीज इंटरचेंज होते हैं इसका मतलब मासेस इक्वल होगी, तो उनकी रेशियो 1 आएगी। और जो बच्चे नहीं जानते वो भी इस सब को कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सम। A particle of mass m collides with another stationary particle of mass capital M. A particle of mass m stops after collision. The coefficient of restitution। एक काम करते देखो, पहले वाला मास क्या था, फर्स्ट वाला मास छोटा m को मैं m1 लिख लेता हूँ, राइट, m1 is equal to m collides with another stationary particle। जो बड़ा वाला मास था, जो m2 is equal to कैपिटल m था, वो तो रेस्ट में था, तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u2 0, u1 के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया, पार्टिकल ऑफ मास m स्टॉप्स, मतलब ये जो पहला वाला मास था वो रुक गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 क्या हो जाएगी 0, v1 विल बी इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी 0 हो गई क्योंकि वो रुक गया। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड। तो पार्टिकल ऑफ मास m collides with another stationary particle of mass capital M। A particle of mass m stops just after the collision. The coefficient of restitution is, okay, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1, ऐसा कुछ फॉर्मूला, v2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला देखो क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, दिस इज द फॉर्मूला, u1 माइनस u2। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। तो देखते हैं सबको कैसे कर पाएंगे हम लोग, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा ये क्या हो जाएगा, देखो ई को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, v2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस सॉरी 0 नहीं, u2 0 है ना, u2 0, u1 को ऐसे ही छोड़ दो, u1 माइनस 0। अब ठीक है, तो ले दे के कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आया कितना, v2 by u1, बस यही तो निकालना है तुमको, v2 by u1 की वैल्यू तो अभी निकल जाएगी। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है m1 u1
प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके, तो M1 तो छोटा m है, U1 पता नहीं है, M2 बड़ा m है, U2 तो 0 है, दैट इज इक्वल टू छोटा m इंटू V1 0 है प्लस बड़ा m इंटू V2 पता नहीं है। ठीक है, तो देखो लास्ट में दो टर्म तो 0 हो गए, तो आंसर आएगा MU1 इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल M इंटू V2। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो पता चलेगा कि छोटा m अपॉन बड़ा m, ओके, इज इक्वल टू V2 अपॉन U1। तो मुझे V2 अपॉन U1 की वैल्यू मिल गई। व्हाट इज V2 अपॉन U1, छोटा m अपॉन बड़ा m। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो e में, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का आंसर क्या आएगा, V2 अपॉन U1 ना, दैट इज छोटा m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। सो दिस इज द आंसर। और ऐसा ऑप्शन है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें दो फॉर्मूला लग गया, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग गया और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट। ये दो फॉर्मूला लगा के हम लोग ने सम सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, three bodies P, Q, R have masses m, 2m, 3m. If all the bodies have equal kinetic energy, then the greater momentum will be for bodies। ये क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा for bodies? ग्रेटर, अच्छा ग्रेटर मोमेंटम पूछा है। चलो देखते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p स्क्वायर बाय 2m। अब काफी बच्चे ये p स्क्वायर बाय 2m वाला फॉर्मूला जानते ही नहीं होंगे, तो मैं उसको प्रूव कर देता हूँ एक मिनट में। पहले एक्चुअल फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। m को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो m को मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर अपॉन m लिखा जा सकता है ना। अब मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2m। थोड़ा सा और अगर सॉल्व करूं तो आंसर आएगा p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ओके, या p स्क्वायर p विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, जिससे ये पता चलता है कि अगर मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है, तो मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मास ऑफ p इज स्मॉलेस्ट फॉलोड बाय मास ऑफ q फॉलोड बाय मास ऑफ r, है कि नहीं, फॉलोड बाय मास ऑफ r। मतलब सबसे ज्यादा मास किसकी, r की है, 3m kg है, और q की मास क्या है, q की मास 2m kg है, और mp की मास कितनी है, p की मास कितनी है, m kg है। तो सबसे ज्यादा मास तो r की हुई, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा r की होगी। तो आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ p सबसे कम होगा, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ q उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, सॉरी सबसे ज्यादा मोमेंटम, आई एम सो सॉरी, मोमेंटम की बात हो रही है, राइट, मोमेंटम ना कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो सबका सेम है, तो अगर मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, तो सबसे ज्यादा मोमेंटम किसका होगा, r की मोमेंटम सबसे ज्यादा होगी और p की सबसे कम होगी, ऐसे। तो सबसे ज्यादा मोमेंटम, ग्रेटर मोमेंटम किसकी है, r की है, r की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर बी, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज 22 September shift 2 वाला क्वेश्चन। Force is applied on a body of mass 2 kg at rest on a frictionless horizontal surface as shown in the figure। ft ग्राफ दिया हुआ है। The speed of the body after 1 second, the speed of the body after how much time, after 1 second। 1 second के बाद बॉडी की स्पीड क्या होगी। देखो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ft मतलब क्या होता है। ft इज नथिंग बट इम्पल्स, और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ft मतलब इम्पल्स, और इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो ft कैसे निकालोगे, f और t का ही तो ग्राफ है, और किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया मतलब क्या होता है। अगर मैं ये शेडेड एरिया निकालूं फॉर एग्जांपल, किसी भी ग्राफ के अंडर एरिया, क्या एरिया निकालोगे तो क्या मिलता है, क्वांटिटी ऑन y इंटू क्वांटिटी ऑन x। अब यहाँ पे x पे टाइम है और y पे फोर्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व। तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, ये होगा एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। और चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu। अब एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो, एक सेकेंड तक एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो। तो मेरे ख्याल से अगर तुम ग्राफ को ध्यान से देखो तो तुमको एक ऐसा वाला रेक्टेंगल दिख रहा है छोटा, और एक बड़ा रेक्टेंगल है, राइट। तो दोनों के एरिया को जोड़ लो, आ जाएगा आंसर एरिया।
तो पहले वाले का एरिया होगा 10 इंटू 0.5, राइट, और दूसरे वाले का क्या होगा एरिया, प्लस दूसरे वाले का एरिया, इसका हाइट 20 है और विड्थ कितना है 0.5 है, तो 20 इंटू 0.5, राइट। ये यहां से यहां तक विड्थ कितना है, देखो यहां से यहां तक जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका विड्थ भी तो 0.5 है ना, लेकिन उसकी हाइट 20 है, और ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है उसकी उसकी भी विड्थ 0.5 है, लेकिन उसका हाइट 10 है। तो आंसर आएगा 10 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.5, एंड दिस आंसर विल बी इक्वल टू 5 प्लस 10, 15। 15 इज इक्वल टू m कितना दिया हुआ है 2, v हमको ढूंढना है, इनिशियल वेलोसिटी तो खैर 0 थी तो वो तो चला गया, तो ये कितना हुआ था, हमने ऐड करके 15 आया था इसका आंसर, 15 इज इक्वल टू 2v, तो v का आंसर आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन था, राइट। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A wooden block of mass m moves with a velocity v, ओके, तो वुडन ब्लॉक के मास को m1 मान लेता हूं, m1 m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है कैपिटल V, एंड कोलाइड्स विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास 4m, तो अनदर ब्लॉक के मास को 4m लिखा हुआ है, विच इज एट रेस्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। आफ्टर कोलिजन द ब्लॉक ऑफ मास m कम्स टू रेस्ट, मतलब ये पहला वाला जो मास था वो रेस्ट में आ गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। देन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ही पता नहीं ऐसा लग रहा है मिलता जुलता समय, ओके देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, ओके, तो E विल बी इक्वल टू v2 पता नहीं है, v1 0 है, u1 पता नहीं है और u2 0 है, राइट। तो E विल बी फाइनली इक्वल टू v2 अपॉन u1, और v2 अपॉन u1 कैसे मिलेगा, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर रहा हूं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, what I can write, I can write m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2, ओके, m2 v2। अब m1 कितना है m, u1 कितना है v है, राइट, u1 v है, u1 को u1 ही रहने दो ना, u1 को u1 ही रहने देते हैं, u1 को u1 ही रहने दो, सब्स्टिट्यूट नहीं करते, ओके। प्लस m2 कितना है, m2 4m है, और u2 कितना है 0, दैट इज इक्वल टू m इंटू v1 कितना है, v1 0, राइट, प्लस 4m इंटू v2, तो अब आंसर आएगा m इंटू u1 इज इक्वल टू 4m इंटू v2, तो मेरे ख्याल से m भी कैंसिल हो गए, और v2 अपॉन u1 मिल गया मुझे, v2 अपॉन u1 इज इक्वल टू v2 अपॉन u1 इज इक्वल टू 1/4, तो ये हो गया 0.25। अब करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे डाल दो वैल्यू, v2 अपॉन u1 निकाल तो चुके तुम 0.25, तो 0.25 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, आ गया आंसर। और ऐसा आंसर कौन सा है, आंसर बी, आंसर बी 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मीटर स्केल इज सस्पेंडेड ऑन अ वेज एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो देखो मैंने ये एक वेज बना दिया और इस पे मीटर स्केल को सस्पेंड किया हुआ है। A body of weight W is suspended from 20 सेंटीमीटर मार्क, तो तुम देख सकते हो 20 सेंटीमीटर मार्क से एक वेट W सस्पेंड किया हुआ है। Another weight of 25 ग्राम is suspended from 74 मार्क, ठीक है, and meter scale remains horizontal, okay, neglect the weight of the meter scale, the weight of the bodies, मतलब मीटर स्केल की कोई वेट नहीं है, तुमको ये W ढूंढना है, बहुत ही आसान है। देखो इसके इस पॉइंट से ये W वाला वेट कितना दूर है 30, और इसी पॉइंट से 25 वाला वेट कितना दूर है 74, ओके। तो देखो इसको करने का तरीका एकदम ध्यान से सुन लो, कैसे करोगे, सी, टॉर्क लगा लो, टॉर्क अबाउट 50, रॉड तो रुका हुआ है, मतलब टोटल टॉर्क 0 होगा, या ऐसे सोच लो क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सिंस रॉड इज एट रेस्ट, सिंस रॉड इज एट रेस्ट, मैं लिख सकता हूं clockwise torque will be equal to anti-clockwise torque. Clockwise torque will be equal to what? Anti-clockwise torque. Anti-clockwise torque, मेरे ख्याल से सब लोगों को टॉर्क लगाना आता होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, देखो ये मेरे ख्याल से ये ये क्लॉकवाइज वाला है, इसका वेट है 25 ग्राम वेट, 25 ग्राम वेट, और ये रॉड को क्लॉकवाइज घुमाएगा, और इसकी डिस्टेंस कितनी है,
डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास से 24, तो आंसर आएगा 25 ग्राम वेट। ग्राम वेट है, याद रखना यूनिट, फोर्स का वैल्यू 25 ग्राम वेट में ही रखो, उसको किलोग्राम वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ना तो जी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। जनरली हम लोग वेट को एमजी लिखते हैं, लेकिन ऑप्शन देखो ग्राम वेट में, ग्राम वेट में मतलब तुमको एमजी में जी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये फोर्स 25 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ मास से 24, दैट विल बी इक्वल टू W इंटू इसकी कितनी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से 30। तो आ गया आंसर W का। W will be equal to what? W will be equal to 25 into 24 divided by 30। बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर 5 5 जा 5 6 जा 5 5 जा 5 6 जा 6 1 जा 6 4 जा। तो मेरे ख्याल से तो W का आंसर आ गया। W का आंसर आ गया 20 ग्राम वेट, और 20 ग्राम वेट मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। A spring is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring and the spring balance reads 49 Newton where the lift is stationary. अब जब लिफ्ट स्टेशनरी होगा ना तो आदमी का रियल वेट दिखाएगा, और रियल वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, और रियल वेट कितना दिया हुआ है 49, तो 49 इज इक्वल टू m इंटू जी कितना है 9.8। तो मुझे उस बॉडी की मास पता चल गई, 49 अपॉन 9.8 5 होगा, 5 kg। मुझे उस बॉडी की मास पता चल गई, बैग की मास पता चल गई 5 kg, ठीक है। फिर क्या बोला है, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जाएगा तो उसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, अब अपेरेंट वेट दिखेगा। देखो व्हेन लिफ्ट गोज डाउन, ये सम हम लोग कर चुके थे, अब पहला ही सम यही था, इस टाइप का सम था। व्हेन लिफ्ट गोज डाउन, व्हेन लिफ्ट गोज डाउन, अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू mg माइनस ma। apparent weight will be equal to what? mg minus ma, ठीक है, या m इंटू जी माइनस ए, ऐसे कर लेते हैं, m इंटू जी माइनस ए। m है 5 और ये होगा 9.8 माइनस 5, राइट। तो अब आंसर क्या आएगा? अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं, अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3.8, 5 इंटू 4.8, सॉरी 5 into 4.8 and 5 into 4.8 is 24 न्यूटन आंसर आएगा, राइट। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, इसका आंसर है सी। एंड नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट बॉडी एंड हेवी बॉडी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, राइट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय 2m, वापस नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो पी स्क्वायर होगा 2m into kinetic energy, तो P will be equal to what? Root of 2m into kinetic energy। अब kinetic energy तो सेम है, तो P will be directly proportional to root of m, root of m। तो ऑफ कोर्स जो which one has greater momentum, so मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हेवी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, हेवी बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। हेवी बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम, और ऐसा ऑप्शन है आंसर बी। इसी के साथ हमने लॉज ऑफ मोशन के सारे एमसीक्यूज खत्म कर लिए फॉर द 2021 सीईटी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।